अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा बिजी था। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपके लिए क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रही थी। लेकिन इंशाल्लाह अब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए क्लासेस ला पाऊँ, ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बता के रखा था कि जब तक मैं क्लास अपलोड ना करूं तब तक आपको क्या करना है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी थी अग्निवीर के लिए, जिसमें अराउंड मैंने 90 वीडियोस बना के रखे थे। आई होप कि आपने वो सारे के सारे वीडियो अच्छी तरह से देखे होंगे और उन क्वेश्चंस को आपने अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा के रखा होगा। तो अगर आपको पता नहीं है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अग्निवीर क्लास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे आपको ढेर सारे ओरिजिनल पेपर्स मिल जाएंगे जो कि मैंने पढ़ा के रखे हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, 2-4 वीडियो में अब आपका टेस्ट लिया जाएगा। देखते हैं कि आपने जो पढ़ा है आपने कहां तक वो याद रखा है। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो वो वीडियो आपने देखे हैं उनमें से आपने कितना कुछ याद रखा है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आपको मैं टारगेट देता हूं, इन 50 में से आपके 50 सही होने चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर 50 में से 50 आपके सही नहीं हुए तो दैट मीन, इसका मतलब ये है कि आपने जो पिछले वीडियो देखे हैं आपने वो भुला दिए हैं, तो उनको देखने का कोई फायदा नहीं है, आपको दोबारा से वो देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चंस में से सारे के सारे क्वेश्चन सही किए तो ये मान के चलना कि जो आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो कुछ ना कुछ काम आएंगे आपके, आपने वो याद रखे हैं। अदरवाइज उनको देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मैं टारगेट देता हूं कि 50 आउट ऑफ 50 आपको देना है। अपना स्कोर नोट करते जाना। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूलें। ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है। हु इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या नन ऑफ दीज। तो देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं सरदार पटेल की, दैट मीन सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और अगर मैं एम के गांधी की बात करूं, इसका पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। इसे जो है बापू के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, एस से वो आता है, वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में वो कौन सा नाम है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। एडिस इज अफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, एडिस। एडिस की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से होता है। एडिस जो एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होता है, और उस वायरस का नाम क्या है, HIV, ठीक है ना। HIV वायरस की वजह से होता है। अब आपको बताना है जो एडिस है ये किस पार्ट को इफेक्ट करता है। क्या ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है, लंग को इफेक्ट करता है, या आइज को इफेक्ट करता है। देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी सिस्टम की, तो इससे जो है इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। दैट मीन एडिस जो है इम्यूनिटी सिस्टम को इफेक्ट करता है। और किडनी की अगर मैं बात करूं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना। और अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, तो लंग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कहलाता है, ठीक है ना। मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, ये जो या कैटरेक्ट आप कह सकते हो, ये जो डिजीजेस है आई के साथ इनका संबंध है, ये भी आपको याद रख लेना है, कभी कभार पूछा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में आ जाते हैं, हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ में आ जाते हैं। वट गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। या क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट में आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या नन ऑफ दीज। देखिए, अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो जब इसकी कंसंट्रेशन, इसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया की पहली मुस्लिम शासन कौन है, इनमें से पहली मुस्लिम वुमेन रूलर कौन सी है इनमें से, ठीक है ना। बेगम हजरत महल, रजिया सुल्तान, नरगिस नूरी या मुमताज। देखिए, आपको सबसे पहले नोट डाउन कर लेना, ये जो रजिया सुल्तान है, ठीक है ना, ये जो है
यहाँ पे बी पार्ट की अगर मैं बात करूं सही आंसर होगा। रजिया सुल्तान जो है इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन रूलर रह चुकी है और आखिरी वुमेन रूलर भी रह चुकी है, ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट्स याद रख लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। खासी एंड गारो ट्राइब्स मैनली लिव इन। आपको बताना है जो दो ट्राइब्स है खासी एंड गारो, इनका संबंध किसके साथ है, इनमें से ये कहां पे देखने को मिलती है। जो दो ट्राइब्स है खासी एंड गारो ट्राइब, ये कहां पे पाई जाती है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर। तो यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, मेघालय की अगर मैं बात करूं, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और जितने भी लोग सीरियस कैंडिडेट्स है वो मेरे हर एक कमेंट का आंसर देंगे, जो मैं होमवर्क रखूंगा आपके लिए, उसको नोट करते जाना। वीडियो के एंड में उसका भी आंसर जो है साथ ही साथ सब लोग लिखेंगे, ठीक है ना, एंड में, वीडियो के एंड में। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, खासी एंड गारो ट्राइब जो है मेघालय में देखने को मिलती है। आपको मुझे बताना है मिजोरम में कौन सी ट्राइब देखने को मिलती है, नागालैंड एंड मणिपुर। एक एक ट्राइब का नाम बता देना, ठीक है ना, ताकि आपकी नॉलेज भी चेक हो पाए। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन। तो ये कहां पे हुआ, सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता या दिल्ली। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, दैट इज बॉम्बे हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 7वें प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी एटम कंटेन डैश टाइप ऑफ चार्जड पार्टिकल्स। आपको बताना है कि हर एक एटम में कितने चार्जड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, 4, 5, 2 या 3। तो अगर मैं हर एक एटम की बात करूं, इसमें दो जो है चार्जड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये दोनों आपको याद रख लेने हैं। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो इसमें किस गैस का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स टू मेक देयर फूड, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे जो है इनका फूड तैयार हो जाता है। फोटोसिंथेसिस आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी, ठीक है ना, तो वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे 90वें प्रश्न की तरफ। अगर मैं 90वें प्रश्न की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल। आपको बताना है कि इनमें से लिक्विड मेटल कौन सा है, पेट्रोलियम, लेड, मर्क्यूरी या गोल्ड। तो यहां पे अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूं, इसे जो है लिक्विड मेटल के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट मीन यहां पे हम आ जाते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, नेम द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे आपसे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जा रहा है, नाइल, इंडस, ब्रह्मपुत्र या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, यहां पे लॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है, तो यहां पे नील हमारा राइट आंसर होगा, या नाइल आप कह सकते हो, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट की जगह लार्जेस्ट होता तो उस समय आपका आंसर क्या होता, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, 11वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अर्जुन अवार्ड वाज स्टार्टेड इन। तो अर्जुन अवार्ड जो है ये कब से देना स्टार्ट हुई, 1947, 1975, 1961 या 1457। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, दैट इज 1961 हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, एट सनराइज एंड सनसेट द स्काई नियर द सन लुक्स रेड ड्यू टू। तो यहां पे आपको पता होगा जब सन जो है जब सनसेट होता है और सनराइज होता है, तो उस समय जो है स्काई का कलर सन के आसपास किस टाइप का हो जाता है, किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है ना। वो क्यों हो जाता है रेड कलर का, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, 13वें प्रश्न की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार। आपको बताना है कि इनमें से स्टार की कैटेगरी में किसे इंक्लूड किया जाता है, सन, वेनस, अर्थ या मून। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सन की, तो सन इज ए स्टार, ये आपको याद रख लेना है। और वेनस की अगर मैं बात करूं, अर्थ की अगर मैं बात करूं, मून की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहां पे अगर मैं वेनस की बात करूं, तो वेनस को जो है मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है प्लेनेट की कैटेगरी में जो है तीसरे नंबर पे आता है, और इसे जो है ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, इसे जो है वाटरी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या कह रहा है, स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी स्टेट है जहां पे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, गुजरात की अगर मैं बात करूं, तो गुजरात में जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। देखिए आपको बताना है जो पानीपत का पहला युद्ध है वो कब लड़ा गया। तो सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना, जो पानीपत का पहला युद्ध है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। और अगर मैं डेट की बात करूं, 1526 को ये युद्ध लड़ा गया बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, उसको मात दे दी, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर मैं बात करूं तो 1556 को जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है। और थर्ड बैटल की अगर मैं बात करूं, आई थिंक वो आगे जाके हमारा क्वेश्चन होगा तो वो हम आगे जाके वहीं पे देखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे आप याद रख लेना, जो 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध लड़ा गया और 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध लड़ा गया। पहला जो युद्ध है पानीपत का वो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को मात दे दी, हरा दिया। लेकिन आपको बताना जो 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया, किन दोनों के बीच में लड़ा गया और किसने किसको हरा दिया, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ जाते हैं। 16वें प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की, लेकिन यहां पे वर्ल्ड बेस पे बात हो रही है। लेकिन यहां पे अगर हम ऑप्शन की तरफ नजर डालें, लेह है, न्यूयॉर्क है, चाइना है एंड गोरखपुर है। तो नन का ऑप्शन यहां पे नहीं है, ठीक है ना। अगर नन का ऑप्शन होता तो उस समय हमें नन को टिक करना था, लेकिन यहां पे नन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे जो है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पूछा जा रहा है वर्ल्ड बेस पे। तो यहां पे इस वक्त हमारा आंसर डी पार्ट होगा, गोरखपुर होगा, क्योंकि नन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं यहां पे गोरखपुर को मैं हटा दूं, तो उस समय हमारा कौन सा राइट आंसर होगा वो आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। जे से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जे से स्टार्ट होता है, आप मुझे बताओगे। गोरखपुर अगर ऑप्शन में नहीं होता तो यहां पे हमारा राइट आंसर कौन होता, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, इस क्वेश्चन का ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, एट विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण। देखिए यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद रख लेनी है, जैसे कि धर्म, यहां पे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाणा, निर्वाणा, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है गौतम बुद्धा के रिगार्डिंग, ये आपको याद रख लेनी है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं गौतम बुद्धा की, ठीक है ना, गौतम बुद्धा की अगर मैं बात करूं 563 BC में इसकी पैदाइश हुई है लुम्बिनी में। और ये जो महापरिनिर्वाण है इसका मतलब क्या है, इसकी जो मृत्यु है, इसकी जो डेथ है, उसे क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। उस टर्मिनोलॉजी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो अगर मैं गौतम बुद्धा के महापरिनिर्वाण की बात करूं तो वो कहां पे हुई है, खुशीनगर में हुई है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन अगर मैं इसकी पैदाइश की बात करूं तो लुम्बिनी में हुई है, ये भी आपको याद रख लेना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से जहन में बिठा देना। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आ जाते हैं। इन विच ईयर फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया में जो पहली ट्रेन स्टार्ट की गई या पहली ट्रेन चली वो कब चली, 1538, 1985, 1853 या 1585। देखिए आपको याद रख लेना है जो सबसे पहली ट्रेन चलाई गई इंडिया में
वो 1853 में चलाई गई, ठीक है ना, फ्रॉम मुंबई टू थेन, ये आपको याद रख लेना, फ्रॉम मुंबई टू थेन। और ये कितने किलोमीटर चली, कहीं जगह पे 33 किलोमीटर बताया जा रहा है, कहीं जगह पे 34 किलोमीटर बताया जा रहा है, ठीक है ना, ये आप याद रख लेना, 33 34 कुछ ऐसा ही है, कहीं जगह पे, बहुत सारी जगहों पे 33, बहुत सारी जगहों पे 34, लेकिन जो अप्रोप्रिएट है वो है 34 किलोमीटर, से आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स याद रख लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया है, लाला लाजपत राय, एससी बोस, एम के गांधी या इकबाल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया है, दिल्ली चलो का नारा। और अगर मैं एम के गांधी की बात करूं, दैट मीन मोहनदास करमचंद गांधी की बात करूं, इसके द्वारा डू और डाई एक फेमस स्लोगन इसके द्वारा दिया गया है। और यहां पे अगर मैं इकबाल की बात करूं, अलामा इकबाल की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, इकबाल के द्वारा दिया। तो चलिए, थोड़ा सा इशू यहाँ पे आ गया था, कोई बात नहीं, इशू जो है रिजॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं 20वें प्रश्न की बात करूं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन रग्बी फुटबॉल टीम। तो आपको बताना है जो रग्बी फुटबॉल टीम है, इसमें कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वन साइड टीम की बात हो रही है, ठीक है ना, 10 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स, 15 प्लेयर्स या 5 प्लेयर्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 15 प्लेयर्स की, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। रग्बी फुटबॉल की बात अगर मैं बात करूं, तो इसमें जो है वन साइड 15 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज द सूर्या टेम्पल लोकेटेड। देखिए, सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेने, जो सूर्या टेम्पल है, इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जो है कोणार्क सूर्य टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, या कोणार्क सन टेम्पल आप कह सकते हो, ठीक है ना, सॉरी, कोणार्क टेम्पल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस सूर्य टेम्पल की, तो कोणार्क में इसकी लोकेशन है, कोणार्क टेम्पल से भी आप याद रख सकते हो, इसकी लोकेशन कहां पे, कोणार्क में है, और इसे जो है ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन सी पार्ट यहां पे हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो, इन विच ईयर वाज द महात्मा बुद्धा बॉर्न। तो महात्मा बुद्धा या गौतम बुद्धा आप कह सकते हो, इसकी पैदाइश कब हुई है, 563 बीसी में, ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। आपको बताना है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया पे कब हमला किया, 300 बीसी, 330 बीसी, 326 बीसी या 520 बीसी। तो अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट मीन 326 बीसी की अगर मैं बात करूं, तो अलेक्जेंडर ने जो है इंडिया पे कब हमला किया था, 326 बीसी में हमला किया था, ये आपको पॉइंट अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बर्थ प्लेस ऑफ अकबर। तो अकबर की बर्थ प्लेस आपको बतानी है, अकबर की पैदाइश कहां पे हुई है, कनौज, फतेहपुर सिकरी, अमरकोट या काबुल। तो यहां पे अगर मैं अमरकोट की बात करूं, तो अमरकोट आप कह सकते हो, ठीक है ना, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। अकबर की पैदाइश कहां पे हुई है, अमरकोट में इसकी पैदाइश हुई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिक्के लुक्स ब्लू ड्यू टू। तो आपको बताना जो सिक्के है, इसका कलर कैसा है, ब्लू कलर है, लेकिन क्यों, वजह क्या है, इसके पीछे की प्रोसेस क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर मैं सिक्के की बात करूं, इसका जो ब्लू कलर है, ये है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवेस्ट रे। आपको बताना है कि इनमें से हेवेस्ट रे कौन सी है, कॉपर, गामा रे, एक्स रे या अल्फा रे। तो अगर मैं अल्फा रे की बात करूं, डी पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो अल्फा रे जो है हेवेस्ट रे कंसिडर की जाती है। और एक्स रे की अगर मैं बात करूं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, रॉन्टिजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई है, आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करना, ताकि आपको मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और प्लेलिस्ट चेक करना ना भूले,
प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, ओरिजिनल पेपर्स मिलेंगे, एक बार जरूर देख लेना। अग्निवीर के क्लास के नाम से आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे सारे के सारे वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे वीडियो पहले से ही देख लेना। और हाँ यार, वीडियो को जो है एक एक लाइक कर देना। इससे क्या होता है, इससे जो है वीडियो का इंप्रेशन अच्छा जाता है और बहुत सारे लोगों के सजेशन में आ जाता है। तो जिस तरह से आप फायदा उठाते हो, तो आप ये नहीं चाहते हो कि आपके फ्रेंड इससे फायदा उठाए या और भी लोग इससे फायदा उठाए, या मैं मेहनत कर रहा हूं, आप ये नहीं चाहते हो कि ये मेरी मेहनत रंग लाए। तो ओब्वियसली सीधी सी बात है, आप सब लोग यही चाहते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एक एक लाइक सभी लोग कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूं। क्योंकि कमेंट से क्या होता है, लाइक से क्या होता है, इंसान को मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने में और भी ज़्यादा मजा आ जाता है। और आपका फर्ज भी बनता है, अगर आप फ़ायदा उठाते हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब किया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, विच विटामिन गिव स्ट्रेंथ टू बोन्स। तो आपको बताना है कि हड्डियों को किस विटामिन से मजबूती मिलती है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन ई। देखिए यहां पे अगर मैं विटामिन डी की बात करूं, तो विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और इससे जो है हड्डियों को मजबूती प्राप्त होती है, हड्डियों को मजबूती मिलती है। और अगर मैं विटामिन डी की बात करूं, ये हमें कहां से मिलता है, ये हमें सन से मिलता है, ये आपको याद रख लेना है। दैट इज वाई इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं विटामिन सी की बात करूं, इसे जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो है सिकरवे डिजीज होती है, और विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और विटामिन ई की डिफिशियंसी की अगर मैं बात करूं, इससे जो है ब्यूटी पे असर पड़ता है, यानी कि चेहरे पे जो रिंकल्स नजर आते हैं या कुछ इस तरह से जो है चेहरे में खराबी हो जाती है, तो वो जो है इसी की कमी के कारण हो जाती है। और यहाँ पे अगर मैं विटामिन ई की बात करूं, इसे जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन डी की अगर मैं बात करूं, इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो है रिकेट्स भी हो जाती है और ऑस्टोमेलेशिया भी हो जाता है। रिकेट्स की अगर मैं बात करूं, चिल्ड्रंस में ये डिजीज चिल्ड्रंस में होती है, और ऑस्टोमेलेशिया की अगर मैं बात करूं, ये डिजीज एडल्ट्स में होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो द थर्ड प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड। देखिए आपको पता होगा जो प्लेनेट की कैटेगरी है उसमें 8 प्लेनेट्स देखने को मिलते हैं। पहले 9 थे, फिर प्लूटो को हटा दिया गया, प्रेजेंटली जो है 8 प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है ना, ये बहुत सारे जो है प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपसे रिदम पूछी गई है कि थर्ड प्लैनेट कौन आता है, मरकरी, वेनस, अर्थ। तो तीसरा प्लैनेट कौन सा आता है, अर्थ आता है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है ना। पहला मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद मार्स, ठीक है ना, उसके बाद अर्थ। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। दैट मीन तीसरा प्लैनेट जो है अर्थ आता है, ये आपको जहन में रख लेना है। जुपिटर की अगर मैं बात करूं, ये जो है लार्जेस्ट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, इसे जो है गैंट प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। वेनस की अगर मैं बात करूं, मैंने पहले ही बताया मॉर्निंग यूनिट स्टार के नाम से भी जाना जाता है। मार्स की अगर मैं बात करूं, किस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, वो आप मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विच इज द विटामिन दैट इज नॉट फाउंड इन एग। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो कि एग में, अंडे में नहीं देखने को मिलता है। तो अगर मैं विटामिन ए की बात करूं, ये भी अंडे में देखने को मिलता है। विटामिन बी की बात करूं, ये भी अंडे में देखने को मिलता है। विटामिन डी की अगर मैं बात करूं, ये भी अंडे में देखने को मिलता है। लेकिन जो विटामिन सी है, दैट मीन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जिसे जाना जाता है, ये अंडे में नहीं देखने को मिलता है। ये मेनली उन चीजों में देखने को मिलता है जिनमें खट्टापन होता है, ठीक है ना। तो ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 30वें प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन। तो मीथेन की केमिकल फार्मूला आपसे पूछी जा रही है। तो CH4, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। यह आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ए मैग्नेट हैज हाउ मनी पोल्स। तो मैग्नेट पे कितने पोल्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप सबको ये पता होना चाहिए। मैग्नेट की अगर मैं बात करूं, उसमें मेनली 2 पोल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मैग्नेट में जो है मेनली 2 पोल्स देखने को मिलते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। ये दोनों पॉइंट्स आप अच्छी तरह से याद रख लेना।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हार्ड। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा मेटल है जो कि हार्ड है, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम या टंजस्टन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं टंजस्टन की, तो टंजस्टन हमारा राइट आंसर होगा। इससे जो है हार्ड मेटल कंसिडर किया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं, विच मेटल इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर मेटल। तो चलिए बताइए इनमें से वो कौन सा मेटल है जिसे फ्यूचर मेटल के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्यूचर मेटल की अगर मैं बात करूं, कॉपर, गोल्ड, आयरन या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, यहां पे आपसे फ्यूचर मेटल पूछा गया है। तो फ्यूचर मेटल की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर मेटल जो है टाइटेनियम को कहते हैं, ठीक है ना। टाइटेनियम जो टाइटेनियम है उसे जो है फ्यूचर मेटल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। लेकिन यहाँ पे टाइटेनियम ऑप्शन में नहीं है, दैट इज वाई नन ऑफ दीज, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो चलिए बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री, एम के गांधी, एस सी बोस या इकबाल। तो जय जवान, तो ये जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो ये इससे पहले मैं आपको बताया कि महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई, और एस सी बोस के द्वारा दिल्ली चलो, इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आपको एक और क्वेश्चन मुझे बताना है, आपके लिए होमवर्क है। जो भी पॉइंट आपके लिए मैं होमवर्क रखा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक का आंसर देना है। जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा वो वीडियो के एंड में सारे के सारे क्वेश्चन नोट करेगा और एक साथ उनका आंसर देगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपके लिए क्वेश्चन क्या है, जो डू और डाई का नारा, जो स्लोगन जो है एम के गांधी के द्वारा दिया गया, तो ये किस मूवमेंट में जो है एम के गांधी ने दिया है, ये भी आप मुझे बताओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन फुटबॉल टीम। तो यहां पे वन साइड बात हो रही है। जब भी आपसे बोथ साइड नहीं पूछा जाए, आप ऑलवेज समझ लेना कि आपसे वन साइड बात पूछी जा रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोथ साइड पूछा जाए तो वहां पे मेंशन किया होगा बोथ साइड। तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है वन साइड कितने प्लेयर्स होते हैं, किसमें, फुटबॉल टीम में। तो अगर मैं फुटबॉल टीम की बात करूं, 11 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसी के बाद यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, बाय डिफॉल्ट वन साइड पूछा गया है। तो यहां पे जो है डी पार्ट 11 प्लेयर्स हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, कहां पे है हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या लंदन। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, वाशिंगटन की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, वाशिंगटन में है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड मास्टर टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम। तो आपको बताना है जो ग्रैंड मास्टर टर्म है इसका संबंध किस खेल के साथ है, चेस, गोल्फ, क्रिकेट या टेनिस। तो अगर मैं ग्रैंड मास्टर टर्म की बात करूं, इसका संबंध चेस के साथ है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विच इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। देखिए यहां पे क्या पूछा गया, यहां पे इंडिया में पूछा गया है, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया कौन सा है, न्यू दिल्ली, गोरखपुर, चेन्नई या कोलकाता। तो एज पर ऑप्शन बी पार्ट, दैट मीन गोरखपुर हमारा राइट आंसर होगा, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एम के गांधी वॉज बोर्न ऑन। तो यहां पे आपको बताना है कि एम के गांधी की यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश कब हुई है, 2 अक्टूबर 1859, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1697 या 2 अक्टूबर 1853। तो यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, दैट मीन 2 अक्टूबर 1869 एडी में जो है मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश हुई है, ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट गुरु एंड फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। तो आपको बताना है जो सिखिज्म है इसका पहला गुरु कौन है और फाउंडर कौन है, गुरु तेज बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या गुरुदेव। तो यहां पे अगर मैं गुरु नानक देव जी की बात करूं, तो
इसके द्वारा जो है सिखिज्म जो रिलीजन है इसकी फाउंडेशन डाली गई, इसकी स्थापना की गई है। और अगर मैं बात करूं इसी गुरु नानक की, तो ये जो है पहला गुरु कंसिडर किया जाता है। तो अगर मैं सिखिज्म रिलीजन की बात करूं, टोटल जो है 10 गुरु जो है इस रिलीजन में देखने को मिलते हैं। और पहला गुरु कौन है? गुरु नानक, और ये जो है फाउंडर भी है। और आखिरी गुरु कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42 की अगर मैं बात करूं, विराट कोहली इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है जो विराट कोहली है इसका संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या वॉलीबॉल। तो यहां पे ये ऑप्शन यहां पे चला गया है, डोंट वरी मैनेज कर लेना। तो अगर मैं विराट कोहली की बात करूं, इसका संबंध क्रिकेट के साथ है, दैट इज बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की अगर मैं बात करूं, द हिल स्टेशन नैनीताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो हिल स्टेशन नैनीताल है इसकी लोकेशन आपको बताना है कहां पे है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो अगर मैं हिल स्टेशन नैनीताल की बात करूं, इसकी लोकेशन कहां पे है? उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाय विच रूलर। तो ये जो शहर है फतेहपुर सिकरी, किसके द्वारा इसकी स्थापना डाली गई है? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर। तो यहां पे अगर मैं अकबर की बात करूं, दैट इज डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये जो फतेहपुर सिकरी एक शहर है किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर के द्वारा बनाया गया है, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। देखिए यहां पे मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन आगे आने वाला है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की अगर मैं बात करूं, इस कब ये जो है ये युद्ध लड़ा गया? 1761 में लड़ा गया। याद रख लेना, जो पहला युद्ध पानीपत का लड़ा गया 1526 में लड़ा गया, और जो दूसरा युद्ध लड़ा गया 1556 में लड़ा गया, और जो तीसरा युद्ध लड़ा गया 1761 में लड़ा गया। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हु अमंग द फॉलोइंग आल्सो नोन एज लेडी विथ लैंप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है लेडी विथ लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एनी बेसेंट या बीसी रॉय। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहाँ पे आपका जो है टेस्ट लिया जा रहा है, बहुत ही नॉर्मल सा टेस्ट है। अगर आप इनमें भी सही आंसर नहीं दे पा रहे हो तो समझ लेना कि आपका बेसिक भी ठीक नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की फिर जरूरत है। ये तो बेसिक है, बहुत बिल्कुल बेसिक है। आज का जो टेस्ट है बिल्कुल बेसिक लेवल का टेस्ट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बिल्कुल आपके जो है टिप ऑफ द टंग ये आपको याद होने चाहिए। तो यहां पे अगर मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करूं, दैट इज बी पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसे जो है लेडी विथ लैंप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 की अगर मैं बात करूं, इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी। तो किस सिटी में जो है इंडियन करेंसी के नोट्स जो है ये किस सिटी में प्रिंट किए जाते हैं? मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली या नासिक। तो यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं, नासिक की अगर मैं बात करूं, तो डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना किसके द्वारा डाली गई है? ज्योतिबाई, राजा राममोहन राय, एम के गांधी या इकबाल। तो अगर मैं राजा राममोहन राय की बात करूं, इसकी स्थापना ब्रह्मो समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय के द्वारा डाली गई है। और कब डाली गई है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? जो ब्रह्मो समाज है इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द फादर ऑफ किंग अशोका। तो यहां पे अगर मैं अशोका की बात करूं, ये किसके बेटे थे, किसके पुत्र थे? ठीक है ना, बिंदुसार, चंद्रभान, चंद्रगुप्ता या अकबर। तो अगर मैं बिंदुसार की बात करूं तो बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोका था। या आप कह सकते हो कि बिंदुसार जो अशोका का फादर था, दोनों ये एक बात है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रख लेना। इसके बाद देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में होगा, किस तरह से आपको अटेंड करना है, क्या कुछ करना है, वो यहाँ पे देखना ना भूले। आपको मैं बताने वाला हूं कहां से आप देख सकते हो, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहां पे अगर मैं देखिए 50वें प्रश्न की बात करूं, आखिरी प्रश्न है हमारा, विच कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लैक्स। तो लैंड ऑफ 1000 लैक्स के नाम से किसे जाना जाता है? फिनलैंड, आयरलैंड, यूएसए या चाइना। तो अगर मैं फिनलैंड की बात करूं, इसे जो है
लैंड ऑफ 1000 लैक्स के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी रीजन से अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए, आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। सबसे पहली बात, हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। आई होप कि आप सब लोगों ने यहाँ पे 50 आउट ऑफ 50 दिया होगा। सब लोगों के क्वेश्चन सही गए होंगे। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपना स्कोर मेंशन करना है कि 50 आउट ऑफ 50 आपने किए कि नहीं किए, और अगर नहीं किए तो कहां पे आपकी कमी रह गई है वो आप खुद से देख लेना और उसको क्लियर कर देना। अगर आपने किए है तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूले कि आपने स्कोर कहां तक किया। ये जो 50 प्रश्न हमने किए, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में रखे हैं, दैट मीन आपके लिए होमवर्क रखे हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आप जो है उनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। उससे क्या होता है, जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर खुद से ढूंढते हो, फिर टाइप करते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे, तो ये आपको मेरी गारंटी है वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। और इससे क्या होगा, दूसरे की भी हेल्प होगी, उसकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो काम आपको करने हैं। और हाँ, आपको बताता चलूं कि यहाँ पे फिलहाल हम 4-5 टेस्ट लेंगे बेसिक से, जिससे आपका जो पिछला है उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपने जो पिछले क्लास अटेंड की है, आपने कहाँ तक जो है वो कहाँ तक वो क्वेश्चन आपने याद रखे हैं। तो यहाँ पे 2-4, ठीक है ना, ताकि आपकी नॉलेज अच्छी तरह से इंक्रीज हो पाए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो होगा सीबीटी मोड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लाजमी याद रखने हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता के रखे हैं, किस तरह से आपको अटेंड करना है, क्या कुछ करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप क्या करोगे, जो है इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर एक वीडियो शो होगा, उसको उस पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल्स पा सकते हो कि किस तरह से आपको सीबीटी मोड जो एग्जाम है वो आपको किस तरह से अटेंड करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, क्या कुछ रखना है। पहले आप वो देख लेना। और भी कुछ पॉइंट्स है जो कि मे भी छूट गए उस वीडियो में, तो वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, वो वीडियो लाजमी देख लेना एक बार, ताकि आपको पता चल पाए कि कहाँ से आप टेस्ट वगैरह दे पाओगे, जो है किस तरह से आपको घर बैठे ये मौका मिलने वाला है कि किस तरह से आपके एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार के वो होंगे, किस तरह के होंगे। तो आपको घर बैठ के मौका मिलने वाला है कि आप जो है सीबीटी मोड एग्जाम अटेंड कर पाओ। तो अगर आपको पता नहीं है किस तरह से अटेंड करना है, तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो जरूर देखिए, तब जाके आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।